आज हम फिर से एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिस वीडियो में बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम को देखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो में आपने देखा है कि हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स के बारे में मैंने बताया, जो बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये भी कम्युनिकेशन का काम करता है। पूरे बॉडी को एक साथ लेके चलना, एक साथ लेके चलने का काम करता है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के जो दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा दिख रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देख रहे हैं आप। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गन है वो ब्रेन है। ब्रेन, ये यहाँ पर ये ब्रेन है। और ये ब्रेन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये ब्रेन स्कल के अंदर में बिल्कुल अच्छी तरह से ये सेफ रहता है। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निकला हुआ है ये ब्रेन से स्पाइनल कार्ड, आप देख रहे हैं। और ये भी बहुत सॉफ्ट होता है। और स्पाइनल कार्ड जो है वो बोनी स्ट्रक्चर, वर्टिब्रल कॉलम, इससे पूरी तरह से ये घिरा हुआ रहता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दो पार्ट है उसमें है एक ब्रेन है और दूसरा जो है वो है स्पाइनल कार्ड। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यही जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले नर्व्स जो पूरे बॉडी में ऐसे फैले हुए हैं, पूरे बॉडी के साथ इनको एसोसिएट करना है, उनके इनके साथ में मिल के वर्क करना है। तो पूरे बॉडी से ये नर्व्स जो फैले हुए रहते हैं, ये आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो टाइप के हैं। एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल से जुड़े हैं। स्केलेटल मसल मतलब स्केलेटन है। यहाँ पर स्केलेटन मतलब हमारे बॉडी में जो बोन्स है उनको स्केलेटन कहते हैं। जैसे हम हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, सिर इधर उधर करते हैं, पूरी बॉडी को हम इधर उधर मूवमेंट दे सकते हैं। ये सब हमारा होता है स्केलेटन। बोन के साथ जुड़े हुए जो मसल्स होते हैं उनके कारण से ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। इनको मूवमेंट देने के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कि बिना हमारी इच्छा के भी होने लगते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाए, डाइजेशन हुआ, ऑक्सीजन लिए, रेस्पिरेशन हुआ, ये सब हमारी इच्छा से नहीं होता। हमारे दिल की धड़कन रहती है, हार्ट बीटिंग होती रहती है। ये सब चीजें जो हैं वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है उसको फिर दो भाग में डिवाइड करते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और फिर उसके बाद होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारे न्यूरल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये भी आपने देखा। अब आप देखिए कि हमारा जो ये पूरा न्यूरल सिस्टम है ये किससे बना हुआ रहता है। हमारा जो पूरा पूरा न्यूरल सिस्टम होता है वो बना होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और वो सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है और ये न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। हमारे बॉडी में जो भी हमारे स्टिमुलेशन होता है, जैसे हमको ठंड लगती है, ठंड का आभास होता है, तो ठंड का आभास हमको स्किन में जब ठंडी हवा आएगी, लेकिन ठंड का आभास तभी होगा जब वो स्टिमुलेशन है, वो ठंड का आभास है हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, तभी हमको ठंड लगेगी। तो ये जो न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये बना है। देखिए यहाँ पर एक सेल बॉडी है और इस सेल बॉडी में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये निसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, ये निसल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए ये जो सेल बॉडी दिख रही है आपको, इस सेल बॉडी से ऐसे छोटे छोटे ब्रांच निकले होते हैं। ये जो छोटे छोटे ब्रांच हैं उनको हम डेंड्रॉन कहते हैं। और डेंड्रॉन के और भी ब्रांचेस हो गए हैं जिनको कि हम
डेंड्राइट कहते हैं। फिर देखिए कि छोटे छोटे ब्रांच के बदले में यहाँ पर एक आपको लंबा सा ये देखिए एक लॉन्ग दिख रही है, एक लंबी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक्सॉन है। ये जो आप एक्सॉन देख रहे हैं, ये एक्सॉन बीच बीच में इस तरह से ऐसे किसी स्ट्रक्चर से ढका हुआ है। इस ढके हुए स्ट्रक्चर को माइलिन शीट कहते हैं। और जहां जहां पर माइलिन शीट जो है वो बीच में यहाँ पर सेपरेट दिख रहा है आपको, इसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। माइलिन शीट के साथ यहाँ पर कुछ सेल्स दिख रही हैं। इस सेल को हम स्वान सेल कहते हैं और इसी स्वान सेल से ही माइलिन शीट का सिक्रीशन होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि लास्ट में जो होता है यहाँ पर एक देखिए एक्सान बहुत सारे ब्रांच में बट जाता है और ये जो है वो टर्मिनल बन जाता है। तो डेंड्राइट क्या काम करता है? डेंड्राइट इम्पल्स को सेल बॉडी में लाता है, फिर सेल बॉडी से ये एक्सान में जाता है और फिर दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचता है। ये कैसे पहुंचता है ये आप अगले डायग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी देख लीजिए पहले आप कि अब मैंने आपको बताया कि वहां पर एक माइलिन शीट होता है। आपने देखा पिछले इसमें कि एक माइलिन शीट है और माइलिन शीट जहां जहां पर बीच बीच में एक दूसरे से सेपरेट दिख रहे हैं, इसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। लेकिन ये जो एक्सॉन होते हैं वो माइलिनेटेड तो ही हैं, कुछ जो होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं जिनमें माइलिन शीट नहीं लगा हुआ होता है। फिर देखिए आप ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये न्यूरॉन इनमें पाए जाने वाले डेंड्राइट के बेस पर इनको फिर से तीन भागों में बांटा गया। पहला जो है वो है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में यहाँ पर देखिए आप एक एक्सॉन है, ये देख लीजिए आप सेल बॉडी से निकला हुआ एक एक्सॉन है, लेकिन डेंड्रॉन बहुत सारे हैं, इसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। फिर दूसरा आ जाइए आप बाइपोलर। बाइपोलर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही यहाँ पर दिख रहा है एक्सॉन और एक ही यहाँ पर दिख रहा है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन के बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं वो तो, है ना। और फिर यूनिपोलर देख रहे हैं आप, यूनिपोलर जो है उसमें केवल एक्सॉन होता है, इसमें डेंड्रॉन नहीं होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। जबकि बाइपोलर जो है वो आपकी रेटिना में मिलता है। और ये जो मल्टीपोलर है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है ये आप आगे देखेंगे। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। इसकी पहले मैंने आपसे बात की थी, एक सिनेप्सिस की बात की थी। अब देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि ये देख लीजिए आप, वहां पर ये यहाँ पर डेंड्रॉन है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये डेंड्रॉन है, फिर ये नीचे एक्सॉन है, फिर ये एक्सॉन जो है ये कई कई ब्रांच में यहाँ पर बट गई है। फिर अगला जो है, अगला न्यूरॉन से ये ऐसे जुड़ा रहता है, ये देखिए फिर से ये अगले न्यूरॉन से अगला जो न्यूरॉन है उससे जुड़ा रहता है। तो यहाँ का एक्सॉन यहाँ के डेंड्राइट को स्टिमुलेशन देता है, फिर इस डेंड्राइट से स्टिमुलेशन जो है फिर इसमें चला जाता है। तो ऐसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आप देखिए कि जब मैंने बोला कि नर्व इम्पल्स आगे बढ़ते रहती हैं, तो नर्व इम्पल्स कैसे आगे बढ़ती हैं ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर नर्व इम्पल्स आगे बढ़ने के लिए सोडियम और पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं। सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, जो आपने एक्सॉन देखा है, एक्सॉन के बाहर में और भीतर में। एक्सॉन के बाहर ये देखिए यहाँ पर एक्सॉन है, इस तरह से शीट से ढका हुआ है ऐसे, ये है ना। तो इधर ये एक्सॉन है और यहाँ पर सेल है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये बीच का एक्सॉन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम पंप का बहुत बड़ा रोल है, ये आप यहाँ पर देखिए। तो कैसे सोडियम और पोटेशियम का कैसे है सोडियम और पोटेशियम का यहाँ पर फंक्शन है वो देखिए आप कि जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है वो पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है और सोडियम आयन के लिए पोटेशियम की तुलना में एकदम इम्परमिएबल नहीं है। सोडियम पोटेशियम आयन के लिए पूरी तरह से परमिएबल है और सोडियम आयन के लिए इसकी तुलना में थोड़ा कम परमिएबल है।
इसके साथ ही साथ इसके अंदर भी जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव प्रोटीन्स होती हैं, उसके लिए भी ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन वो पूरी तरह से इम्परमेएबल है। इसके कारण से क्या होता है कि जो एक्सॉन का अंदर का पार्ट होता है वहां पर पोटेशियम है, और पोटेशियम के साथ साथ में क्या चीज है, पोटेशियम के साथ साथ में यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, और बाहर में सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव आयन है, और नीचे में यहाँ पर पोटेशियम के साथ साथ नेगेटिव चार्ज आयन भी है। तो ऐसी स्टेज में क्या होता है कि एक्सॉन का जो अंदर का पार्ट होता है वो निगेटिवली चार्ज है, और ऊपर का जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम है और नीचे में पोटेशियम के साथ साथ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी यहाँ पाए जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए परमिएबल ये नहीं है। तो इसके कारण से क्या होता है कि अंदर और भीतर में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है, जिसको कि रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, और इस रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में होती है, ये -70 MV होती है। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सोडियम के लिए ये कम परमीबल होता है और पोटेशियम के लिए पूरी तरह से परमीबल होता है, जबकि ये प्लाज्मा के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के लिए बिल्कुल भी परमीएबल नहीं होते हैं। अब देखिए, जैसे ही बॉडी में कोई इम्पल्स आया, कोई सेंस आया, कोई इम्पल्स आया, वैसे ही पूरी तरह से एक्सॉन के भीतर और बाहर जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसमें हलचल मच जाती है। कैसे हलचल मचती है? जैसे ही कोई इम्पल्स आया, वैसे ही यहाँ पर सोडियम पंप जो है वो ओपन हो जाता है और सोडियम अंदर जाने लगता है। सोडियम अंदर जाने लगता है, बहुत तेजी से सोडियम अंदर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम जो पंप है वो बंद है, तो पोटेशियम बाहर नहीं निकलता है। पोटेशियम यदि बाहर निकलता भी है तो तीन यदि कहीं सो, तीन सोडियम अंदर जाएंगे तो एक पोटेशियम जो है वो बाहर निकलेगा। ये कंडीशन होती है। इसीलिए अंदर में अब जस्ट अपोजिट कंडीशन हो गई है कि पूरे के पूरे सोडियम ज्यादा मात्रा में अंदर आ गए हैं। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में अब कुछ पर्टिकुलर जो जगह हैं उस पर्टिकुलर जगह में आकर के अंदर में यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो यहाँ पर आकर के हो गया पॉजिटिव चार्ज। कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर देख लीजिए आप, पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि सोडियम आयन जल्दी जल्दी अंदर आ गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही सोडियम आयन यहाँ पर आए तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया कुछ पार्ट में, इतना पार्ट दिख रहा है आपको, इतने पार्ट में ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से जैसे इलेक्ट्रिक आगे बढ़ती जाती है तो धीरे से अब इम्पल्स जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही दूसरी जगह पर देखिए अब सोडियम आयन जो है वो क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, और यहाँ पर सोडियम आयन वापस बाहर निकल रहे हैं। और फिर से इस जगह पे क्या हो गया, यहाँ पर आकर के फिर से वैसी ही कंडीशन हो गई, यहाँ पर फिर से वैसी कंडीशन हो गई, और नए पार्ट में फिर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल चालू हो गया। इसको कहते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल चालू होता है इसको हम कहते हैं उस समय डीपोलराइज हो गया, नर्व जो है वो डीपोलराइज हो गया। लेकिन बाद में ये पार्ट फिर से रिपोलराइज हो गया, वापस में बाहर पॉजिटिव आयन आ गए हैं और नीचे में नेगेटिव आयन हो गया, लेकिन जस्ट उसके बाद वाला जो पार्ट है वहां पर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इस पार्ट में हुआ, फिर थोड़े पार्ट में हुआ, फिर थोड़े पार्ट में हो गया। इस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप और एक्सॉन के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के कारण से यहाँ पर जो इम्पल्स होते हैं वो इम्पल्स पास होने लगते हैं। अभी तो एक्सॉन तक ही ये इम्पल्स पास हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, वहां पर बना करके बताया था डायग्राम में, कि एक न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये सेल बॉडी है,
ये एक्सॉन यहाँ से गया और ये यहाँ पर यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ये दूसरे के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा है ये देखिए, यहाँ पर एक्सॉन में लास्ट में यहाँ पर एक एम्पुला जैसे बना है, वो एम्पुला ऐसे बड़ा सा होता है। और इसका जो डेंड्राइट एम्पुला, ये देखिए यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप, ये ऐसे नीचे गया, ये ऐसे फूल जाता है और डेंड्राइट में जो है वो ऐसे हो जाता है ये। तो ये एक्सॉन की एंडिंग है और ये डेंड्रॉन, इसको इस तरह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप एक गेप देख रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को जहां पर डेंड्रॉन, एक्सॉन का एंड और डेंड्रॉन डेंड्राइट्स जो है मिलते हैं, इसको सिनेप्सिस कहते हैं। और ये जो सिनेप्सिस है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको गेप दिख रहा है। तो कुछ में ये गेप पाया जाता है जिसको कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ये किसी में पाया जाता है, और कुछ में ये गेप नहीं पाया जाता है। जिनमें ये गैप नहीं पाया जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में एक्सॉन की ब्रांच और जो डेंड्राइट की ब्रांच है वो आपस में जुड़ी होती हैं और उनके बीच में ये गैप नहीं होता है। इम्पल्स यहाँ पर वैसे ही पास होते हैं जैसे एक्सॉन में पास होते हैं। ह्यूमन बीइंग में ऐसा इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस बहुत ही कम होता है, रेयर है। लेकिन उसके बदले में ह्यूमन बीइंग में केमिकल सिनेप्सिस पाया जाता है। ये जो एक्सॉन का एंड है और यहाँ पर जो डेंड्राइट्स हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गेप है और इस गेप में केमिकल भरा हुआ रहता है। इस केमिकल को एसिटाकोलिन कहते हैं या फिर नॉर एड्रेनालिन, दोनों में से कोई केमिकल भरा हुआ रहता है। ये जो एसिटाकोलिन होता है, इसी से इम्पल्स पास होते हैं। जैसे ही इम्पल्स यहाँ पर आया, वैसे ही यहाँ से आयंस बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर एसिटाकोलिन से आकर के एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद में दूसरे साइड में चले जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि केमिकल जो सिनेप्सिस होता है वो केमिकल भी होता है। तो जो मेम्ब्रेन है, इसको जो केमिकल वहां पर पाया जाता है उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एसिटाकोलिन है या फिर नॉरएड्रेनालिन है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये बीच के जो गेप हैं उसमें से चले जाते हैं और उसके बाद में फिर धीरे से वो दूसरे यहाँ से यहाँ तक ये केमिकल के थ्रू पास हो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इम्पल्स दो तरीके से ह्यूमन बीइंग में पास होते हैं। एक जो तरीका है वो इलेक्ट्रिक है और दूसरा जो है वो केमिकल है। सिनेप्सिस में ही बस होता है केमिकल ट्रांसमिशन, एक्सॉन में पूरा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ही होता है। अब इतने सारे जो इम्पल्सेस निकले हैं, जो स्टिमुलेशन है, जो गया है आगे, वो कहाँ जाता है और कौन उसके ऊपर एक्शन करता है? तो उसके ऊपर एक्शन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन। मैंने पहले ही बताया है कि ये बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए ये स्कल में के भीतर में ये सुरक्षित रहता है। स्कल के भीतर भी इसकी सुरक्षा और अधिक सुरक्षित रहे, इसीलिए इसके ऊपर लेयर्स पाए जाते हैं, उस लेयर को मेनिंजेस कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्कल है, इसके बाद फिर यहाँ पर ड्यूरा मैटर, आउटर जो लेयर है वो ड्यूरा मैटर है, बीच में एरेक्नॉइड है और उसके बाद में है पाया मैटर। तीन होते हैं, आउटर ड्यूरा मैटर, बीच का एरेक्नॉइड और बीच फिर उसके बाद में पाया मैटर होता है। ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये देख रहे हैं ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड, इनके बीच में जो स्पेस है उसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। और एरेक्नाइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको सब एरेक्नॉइड स्पेस कहा जाता है। इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिस फ्लूइड को सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और ये सब मेम्ब्रेन, ये सब मिल करके ब्रेन को शॉक से बचाते हैं, बाहर से मिलने वाले शॉक से बचाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए कि ब्रेन कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना सॉफ्ट है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप अच्छी क्वालिटी कंपनी का हेलमेट पहने, जिससे कि ब्रेन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है। और जब भी कोई गिरता है तो कहते हैं कि सिर के बल नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ब्रेन इतनी ज्यादा इसकी
इतनी इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसके बाद भी इसको चोट नहीं लगनी चाहिए। तो हमारे बॉडी के लिए ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये आप समझिए। और टू व्हीलर चलाते समय सभी हेलमेट जरूर पहने। फिर आप देखिए कि इस ब्रेन को तीन पार्ट में बांटा गया। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हैंड ब्रेन। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फोर ब्रेन का पार्ट दिख रहा है आपको। तो ये वाला पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है, ये पार्ट है वो मिड ब्रेन है, और लास्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है हाइंड ब्रेन का पार्ट। फोर ब्रेन को प्रोसेंसिफेलॉन भी कहते हैं, जिसमें कि ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायंसिफेलॉन होता है। मिड ब्रेन जो होता है उसको मेसेंसिफेलॉन कहते हैं, और इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और पूरा सेरेब्राई पाया जाता है। हाइंड ब्रेन को रोम्बेंसिफेलॉन कहते हैं, जिसमें कि सेरिबेलम, देखिए सेरेब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस है, और पॉन्स वेरुलाई और साथ ही मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। अब ये स्ट्रक्चर का आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को बहुत बड़ा सा पार्ट होता है, जिसको कि इसके दो पार्ट होते हैं, जिसको कि हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, इसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, यही बुद्धि और विचार का केंद्र है। ये ह्यूमन बीइंग में बहुत बड़ा होता है। बड़े होने के का इसका कारण है, बड़े होने के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा सरफेस एरिया भी होता है। सरफेस एरिया क्यों है? क्योंकि ये देखिए, ये पूरी तरह से ऐसे फोल्ड होता है, पूरी तरह से फोल्डेड है, और जो बाहर की ओर निकला है फोल्ड, उसको गहराई कहते हैं, और जो भीतर धस गया है, इसको सल्काई कहते हैं। फिर देखिए, इसमें भी ऊपर का जो पार्ट है वो ग्रे दिख रहा है, और अंदर का जो पार्ट होता है वो व्हाइट दिख रहा है, इसको ग्रे मैटर कहते हैं, और इसको अंदर के पार्ट को व्हाइट मैटर कहते हैं। तो ग्रे मैटर ग्रे कलर का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूरॉन होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, और अंदर में ये व्हाइट मैटर होता है। ये जो व्हाइट मैटर होता है, ये व्हाइट मैटर, इसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो कम पाए जाते हैं। फिर इसके बाद न्यूरॉन्स जो है, यही इसमें कलर देते हैं, ग्रे कलर देते हैं, और इसी के कारण से ये ग्रे कलर का होता है। सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है, उसमें मोटर एरिया भी होता है और सेंसरी एरिया। मोटर और सेंसरी, ये दो एरिया पाए जाते हैं। मोटर एरिया का मतलब ये होता है कि जो पार्ट बाहर सेंस ऑर्गन से आने वाले स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसको मोटर कहते हैं, और ब्रेन से जो ऑर्डर भेजता है बॉडी के अदर पार्ट में, उसको सेंसरी कहते हैं। तो मोटर और सेंसरी दोनों पार्ट यहाँ पर होते हैं। लेकिन इस मोटर और सेंसरी पार्ट के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसा पार्ट होता है जो ना मोटर है और ना ही सेंसरी है। इसको हम एसोसिएट एरिया कहते हैं। और ये जो एसोसिएट एरिया रहता है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मेमोरी, और साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इनर पार्ट वाला जो इनर पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वो माइलिन सीट का होता है, और उसमें यहाँ पर यहाँ पर व्हाइट मैटर होता है। इसके अलावा फोर ब्रेन में और भी पार्ट होते हैं। वो होता है कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्रम यहाँ पर आप देख रहे हैं थैलेमस को कवर किया है, ये थैलेमस देख रहे हैं, इस थैलेमस को ये कवर किया हुआ रहता है। ये जो थैलेमस होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ये सेंसरी और मोटर दोनों सिग्नल यहाँ पर रिसीव होते हैं। इस थैलेमस के साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा है आपको हाइपोथैलेमस। और जो मेरा पिछला वीडियो देख रहे हैं उनको सब पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोस्टीरियर पार्ट से कनेक्ट होता है, और ये यहाँ से एंडोक्राइन कुछ हार्मोन भी निकलते हैं, यहाँ से हार्मोन भी निकलते हैं। ये एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर, भूख लगना, प्यास लगना,
इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये बहुत सारे इसमें न्यूरोसेंसरी सेल होते हैं, मैंने आपको बताया पहले ही। तो ये यहाँ से हार्मोन भी रिलीज करता है। जो इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वो आकर के जुड़ जाता है कुछ और भाग से। यहाँ पर देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, एमेगला है यहाँ पर, ये है, और हिप्पोकैम्पस का पार्ट है। ये सब मिल करके पूरे एक ब्रेन का सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम को लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये सब हाइपोथैलेमस जो होता है वो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी, इमोशन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, प्लेजर के लिए और मोटिवेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम देखेंगे मिड ब्रेन का पार्ट, कि मिड ब्रेन के पार्ट में क्या क्या होता है। तो जो मिड ब्रेन होता है, ये थैलेमस के नीचे और हाइंड ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है वो मिड ब्रेन कहलाता है। इस मिड ब्रेन में चार लोब पाए जाते हैं। इस लोब को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक पैसेज होता है जिसको कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन तो होकर के हाइंड ब्रेन को जोड़ता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को मिलाकर के ब्रेन स्टेम कहा जाता है। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये पॉन्स है, सेरिबेलम है और मेडुला है। तो मेडुला जो होता है, यहाँ पर आप देखिए, ये स्पाइनल कार्ड से आगे जुड़ गया रहता है। और ये जो सेरिबेलम का पार्ट होता है, ये जो सेरिबेलम का पार्ट होता है, ये बैलेंस करने के काम में आता है। मेडुला जो है, ये इसके साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन का और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स का, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, इन सब का सेंटर भी मेडुला होता है। मतलब इन्वोलेटरी जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, उन पर मेडुला का कंट्रोल होता है। ये आपने सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए आपने। अब स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम आगे आ जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्जाइमर डिसीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विथ। एल्जाइमर डिसीज वो डिसीज होता है जिसमें हम अपनी बातों को भूल जाते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पुरानी बातें ज्यादा याद रहती हैं। तो ये जो है न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाकोलिन, इसके डिस्टरबेंस के कारण से होता है। रिसेप्टर साइट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट आर। अब देखिए कि रिसेप्टर साइट कहां पर रहेगा। ये रहेगा मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? एक्सॉन का जो पार्ट होता है उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो डेंड्राइट का पार्ट होता है उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो रिसेप्टर साइट है वो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ मैं टिक करना भूल गई हूँ, इसका आंसर बी है। माइलिन सीट को कौन प्रोड्यूस करता है? माइलिन सीट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वान सेल, इसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेज द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज। क्या होता है ये पूछना है, इससे ये क्या पूछ रहा है, देखिए आप, इक्वल परमेबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम। नो नो, बिल्कुल नहीं है। ये जो है वो सोडियम के लिए बिल्कुल परमेबल नहीं होता। तो इसका आंसर ये होगा कंपेरेटिव मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट द मोमेंट ऑफ। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होता है, वैसे क्या होता है, जैसे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ, सोडियम पंप जो है वो ओपन हो जाता है और सोडियम अंदर की ओर जाने लगते हैं। तो इसका आंसर है बी। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू ए नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑफ इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अंदर के साइड में, अंदर के साइड में कैसा चार्ज होता है? तो अंदर के साइड में क्या होता है, पहले निगेटिव होता है, बिल्कुल निगेटिव है, उसके बाद में फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर बाद में फिर से निगेटिव हो जाता है। ये फर्स्ट निगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल, फिर पॉजिटिव हो गया तो एक्शन पोटेंशियल, और लास्ट में फिर ये है वो रिपोलराइज हो गया, तब फिर से निगेटिव हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द जंक्शन बिटवीन द एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड सिनेप्सिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू। बिल्कुल इसका तो कहीं पर कोई डाउट नहीं है, न्यूरॉन्स। ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन का पार्ट पॉन्स और मिडल ऑफ हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इसीलिए मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ये तो अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लीजर, फियर एक्सेट्रा। तो ये इसका पूरा आंसर है लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, ये सब मिलकर के पूरा इसको कंट्रोल करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन। हाइपोथैलेमस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे कि यदि कहीं कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में ड्रिंक कर लिया है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको इफेक्ट करेगा, तो सेरेबेलम को करता है, क्योंकि जो सेरेबेलम है वो बैलेंसिंग ऑर्गन है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं और आप देखते रहिए, नेट की तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ अभी बहुत सारे और भी एग्जाम आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो अभी लेक्चरर की पोस्ट भी निकली है, तो उसके भी एग्जाम होने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और भी क्वेश्चन मेरे से पूछते रहिए आप सब। थैंक यू वेरी मच।